Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Padle Social Science. In this video, we are going to discuss class 10th federalism, chapter number 2. So basically in this chapter, we are going to discuss what is federalism and what makes India a federal country. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कैसे बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में पावर शेयरिंग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. तो हमने पढ़ा था कि बेल्जियम में सेंटर के पास ज़्यादा पावर था और रीजनल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं था. लेकिन जो बेल्जियम में जो कॉन्फ्लिक्ट था चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ. अगर आप नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा. तो क्या हुआ था, बेल्जियम में पावर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और श्रीलंका में भी. तो बेल्जियम में तो क्या हुआ, जब सेंटर से पावर लेकर रीजनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर दी है. बेल्जियम के गवर्नमेंट ने सेंटर में और रीजनल गवर्नमेंट में दोनों में पावर को डिवाइड कर दिया. ठीक है, यानी कि बेल्जियम में पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर होगा. उससे क्या हो गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया. कौन? बेल्जियम. तो बेल्जियम में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ. लेकिन सेम उसी तरह श्रीलंका में, जस्ट हमारे नीचे इंडिया के नीचे श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश. तो श्रीलंका में पावर को डिवाइड नहीं किया गया. जो सिन्हालास स्पीकर के लोग थे और जो तमिल स्पीकिंग के लोग थे, दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे. सिन्हाला स्पीकर अलग थे, तमिल अलग थे, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और सिन्हाला पावर शेयर नहीं किए थे तमिल के साथ. तो एक बहुत बड़ा लड़ाई हो गया था. कहाँ पे? श्रीलंका में. तो हम देख सकते हैं कि पावर शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है. तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म. आखिर ये फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म हम तब कहेंगे जब हम सेंटर के पास पावर नहीं देकर, सेंटर के पावर को लेकर स्टेट और शायद उससे भी नीचे लोकल में पावर को डिवाइड कर देते हैं. यानी कि कोई कोई कंट्री होता है जहाँ पे जो सेंटर गवर्नमेंट है, यानी जो सबसे ऊपर का जो गवर्नमेंट है, जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, उसके पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास बहुत पावर होता है. तो वो फेडरल कंट्री नहीं हुआ. जब वो अपना पावर स्टेट के साथ डिवाइड कर देगा और भी नीचे जाएंगे तो लोकल के साथ डिवाइड कर देगा, तो हम उसे कहते हैं फेडरलिज्म. जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म. सेंटर का अपना एक सेंटर पूरे कंट्री के लिए रूल्स बना सकते हैं और रेगुलेशंस कर सकते हैं. सेंटर का पूरे कंट्री में कंट्रोल रहेगा और स्टेट का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेट में होगा. दोनों का अलग अलग पावर होगा. सेंटर का अपना पावर होगा, स्टेट का अपना पावर होगा. किसमें? फेडरलिज्म में. तो आई होप आप समझ चुके फेडरलिज्म क्या होता है. फेडरलिज्म सिंपल है कि जब हम पावर को शेयर कर देते हैं, बांट देते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म. अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म के कितने सारे फीचर्स हैं. तो चलिए, फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर है देयर आर मोर देन वन टियर ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि फेडरलिज्म में क्या होगा, एक टियर ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा, हमेशा एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा होगा. देखिए, फेडरलिज्म में हमेशा सिर्फ सेंटर के पास पावर नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट सेंटर में भी बनना चाहिए, स्टेट में भी बनना चाहिए और हो सके तो उससे भी ज़्यादा बनना चाहिए. तो फेडरलिज्म का पहला फीचर हो गया कि देयर आर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि कभी भी कोई कंट्री में फेडरलिज्म होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे सेंटर के पास भी एक गवर्नमेंट है और स्टेट का एक अलग गवर्नमेंट होगा. ठीक है. सेकंड फीचर है सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है. जुरिस्डिक्शन मतलब होता है एरिया ऑफ कंट्रोल. यानी कि सेंटर का एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है, यानी सेंटर का एरिया ऑफ कंट्रोल पूरे इंडिया में होगा, यानी कि पूरे कंट्री में होगा. ठीक है. लेकिन जो स्टेट का एरिया ऑफ कंट्रोल होगा वो सिर्फ एक स्टेट के लिए होगा. यानी कि जो मणिपुर के स्टेट जो गवर्नमेंट है वो बिहार के लिए तो कानून नहीं बना सकते, नहीं, वो बिहार के को कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं, वो सिर्फ अपने स्टेट को कंट्रोल करेगा. इसी वजह से सबका एरिया ऑफ कंट्रोल अपना अपना कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. यानी कि सबका एरिया ऑफ कंट्रोल दिया हुआ है, जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर का क्या एरिया होगा और स्टेट का क्या एरिया होगा. कहाँ पे दिया हुआ है? जुरिस्डिक्शन में. सबका पावर डिवाइड किया गया है जुरिस्डिक्शन में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुरिस्डिक्शन है, यानी कि एरिया ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया गया है कि हाँ, सेंटर का क्या एरिया ऑफ कंट्रोल होगा, कहाँ पे वो कंट्रोल कर सकता है, और स्टेट का क्या होगा. फोर्थ हमारे पास ये फीचर्स है कि फंडामेंटल राइट जो हमें दिया गया है, हमारे पास अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन. तो ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, तो उसको अकेले कोई एक टियर ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता. अगर स्टेट चाहेगा कि हम अकेले फंडामेंटल राइट को चेंज कर देते हैं, लोगों से राइट टू फ्रीडम ही खत्म कर देते हैं, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है. अकेले कोई भी चेंज नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को. ठीक है. सेकेंड, हमारा आगे का फीचर्स है कि जो स्टेट के पास जो रेवेन्यू आता है, यानी कि जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी कि स्टेट को कहाँ से पैसा आएगा, कौन सा टैक्स से स्टेट के पास फंड में पैसा जाएगा, कौन सा टैक्स से सेंटर के पास पैसा जाएगा. तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि कहाँ से रेवेन्यू किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, वो भी किस में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. उसके बाद का हमारा फीचर्स है कि अगर जो हमारा कोर्ट्स है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है. इंटरप्रेट मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है. यानी कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर हमने डिवाइड किया है उसको कौन चेंज कर सकता है? कोर्ट थोड़ा बहुत इंटरप्रेट कर सकता है. जो पावर दिया गया है सेंटर को और स्टेट को, उसको कोर्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं. ठीक है.
तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कभी अगर जैसे कि सेंटर में डिवाइड है पावर और स्टेट में पावर डिवाइड है, तो दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको सॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी या फिर हाई कोर्ट करेगी। तो सेंटर और स्टेट में कभी अगर लड़ाई झगड़े हो जाए तो उसको सॉल्व कौन करेगा? जुडिशियरी करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। हमारा लास्ट फीचर ये है कि डुअल ऑब्जेक्टिव है। हमारा जो ये फेडरल सिस्टम है, इंडिया में कहें या फिर कहीं भी कहें फेडरल सिस्टम है, बेसिकली हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है इसका दो ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि लोगों को सेफ गार्ड करना, ठीक है, सुरक्षा प्रोवाइड करना, उनके जो भी इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करना। और सेकंड है यूनिटी को प्रमोट करना, यानी कि एकता को प्रमोट करना। ऐसा ना हो कि जो फेडरलिज्म की वजह से जो स्टेट है वो अलग हो रहे हैं, जो कंट्री को छोड़कर एक अलग कंट्री बनते जा रहे हैं। नहीं, जो यूनिटी है, जो एकता है, जो एकदम यूनिटी को मेंटेन करना है, किसके, कौन से सिस्टम में? फेडरल सिस्टम में। चलिए अब हम बात करेंगे कितने टाइप का फेडरलिज्म होता है। तो फेडरलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर में बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आप यूएसए का ले सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यानी कि जो बहुत सारे स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आते हैं, टुगेदर होते हैं, यानी एक साथ मिलते हैं, एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं। यानी कि जैसे यूएसए में टोटल अभी 50 स्टेट्स है, तो सारे स्टेट एक साथ आए और एक बड़ा सा एक बिगर यूनिट स्टैब्लिश किए और इसका नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि बहुत सारे स्टेट्स यूनाइट होकर एक स्टेट बनाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि ये अमेरिका है और इसमें बहुत सारे स्टेट है, यानी टोटल कितने स्टेट है? 50 स्टेट्स है। तो जब बहुत सारे स्टेट साथ आकर जब उस एक बिगर यूनिट बनाते हैं, जब सारे कमिंग टुगेदर एक साथ आकर जब वो एक कंट्री बनाते हैं और वहाँ पे फेडरलिज्म होता है, तो उसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल में होगा यूएसए में 50 स्टेट एक साथ आए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाए। एक होता है होल्डिंग टुगेदर यानी कि पहले से एक कंट्री है, जैसे कि इंडिया एक पहले से कंट्री है, ठीक है, इसमें हम क्या किए, बस पावर को डिवाइड कर दी। किसके बीच में? एक स्टेट, बहुत सारे स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में, ठीक है, पावर को डिवाइड कर देते, जैसे कि इंडिया, बेल्जियम। तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर, यानी हम होल्ड कर लिए कि सारे स्टेट अब होल्ड हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया से कोई स्टेट चाहेगा कि अगर महाराष्ट्र चाहेगा कि मुझे अलग होना है तो वो नहीं हो सकता। तो हमारा क्या सिस्टम है? होल्डिंग टुगेदर है, यानी कि हमारा खुद एक बिगर यूनिट है, बस हम पावर को डिवाइड कर दिए, किसके बीच में? स्टेट और सेंटर के बीच में। अब ये ध्यान दीजिएगा कि कमिंग टुगेदर में जो स्टेट्स होते हैं सबका इक्वल पावर होता है, स्टेट हो सेंटर हो सबका इक्वल पावर होता है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में स्टेट और सेंटर का इक्वल पावर नहीं होता है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है। आज भी आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है, डिफेंस, आर्मी, सब कुछ कौन संभाल रहा है? करेंसी सब संभाल रहे हैं कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है होल्डिंग टुगेदर में और स्टेट के पास कम पावर होता है। तो इंडिया और बेल्जियम ये एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का। समझ गए? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है, सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। क्या हमारे इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है? हम ऐसा क्या करते हैं कि इंडिया को हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो फेडरलिज्म शब्द है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है। बहुत हैरानी सी बात है कि हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म शब्द यूज ही नहीं हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 जो हमें कह देता है कि हाँ फेडरलिज्म ही हम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए डायरेक्टली नहीं कहता फेडरलिज्म, लेकिन इनडायरेक्टली कहता है कि हाँ हम फेडरल कंट्री है। जैसे कि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जब हमें 1947 में आज़ादी मिला, 1947 में, तो क्या हुआ? इंडिया है, जैसे कि देखिए इंडिया है, तो इंडिया में दो तरह के स्टेट्स थे। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया में दो तरह के स्टेट थे, एक थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि उसमें राजा महाराजे रूल कर रहे थे, और एक था प्रिंसली स्टेट, एक था प्रोविंस। प्रोविंस में क्या था? जो डायरेक्ट है वो ब्रिटिश रूल कर रही थी, ठीक है, तो ये तो खुद इंडिया का पार्ट हो गया। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स था जिसमें बहुत सारे राजा महाराजे रूल कर रहे थे, उसमें आवाज़ उठने लगा कि हाँ अब क्या किया जाए। तो बहुत सारे राजा महाराजे मिलने नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते, जैसे कि हैदराबाद मिलना नहीं चाहता था इंडिया के साथ, वो एक अलग कंट्री बनना चाहता था। तो जब सारे प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन कर लिए इंडिया को, जब इंडिया के यूनियन को ज्वाइन कर लिए, तो हम क्या बनाए? एक यूनियन बनाए। तो इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि बहुत सारे स्टेट का यूनाइट होने के बाद, यानी जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनके यूनाइट होने के बाद, यूनियन होने के बाद हम क्या बनाए? एक पूरा स्टेट बनाए, एक पूरा कंट्री बनाए, यूनियन ऑफ स्टेट। बहुत सारे यानी कि जितने भी स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो सारे मिलकर क्या बनाए? हम एक यूनियन बनाए, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। हम फेडरलिज्म का शब्द यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि हाँ सेंटर और स्टेट दो होगा हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम फेडरल कंट्री है, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। लेकिन 1992 में लोकल गवर्नमेंट भी आ गया, तब तो हम और कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास सेंटर, स्टेट, लोकल सब है, तो हम तो फेडरलिज्म का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है।
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का काम क्या होगा, सब दोनों का क्या है, एक लिस्ट बना दिया गया है कि ये कहाँ पे काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे काम करेगा, तो एक लिस्ट बनाया गया है। एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, करेंसी, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर, ये कौन संभालेगा, खुद सेंटर संभालेगा, यानी कि सेंटर इतनी सारी लिस्ट में अपना उनका पावर चलेगा। स्टेट लिस्ट पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रेड, इसमें कौन रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट यानी कि इसमें जो रूल्स और रेगुलेशन या फिर कोई भी लॉ का, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ट्रेड, इसमें यूनियन लिस्ट का भी पावर इसमें होगा और स्टेट का भी, यानी दोनों इसमें लॉज बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 स्टेट दिया गया पावर के लिए, यूनियन के लिए इतने सारे पावर, स्टेट के लिए लिस्ट दिए गए और कंकरेंट यानी जहाँ पे दोनों रूल्स बना सकते हैं। एक है हमारे पास रेजिड्यूरी पावर, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, उसके बाद भी नई नई चीज़ आए जो हमें ऐड करना था लिस्ट में, तो वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे, इसे हम अलग से एक लिस्ट बना दी, उसे हम कहते हैं रेजिड्यूरी लिस्ट यानी रेजिड्यूरी पावर। इसमें किसका पावर होता है, इसमें डायरेक्टली सेंटर का पावर होता है, स्टेट का पावर नहीं होता, इसमें डायरेक्टली सेंटर का पावर होता है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा हुआ था, इसमें कौन रूल्स बनाएगा, इसमें कैसे किसका पावर होगा, तो इसमें हम सेंटर को पावर दे दिए, रेजिड्यूरी पावर। अच्छा बताइए कि हम स्टेट का तो बात कर ली कि हाँ स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो हमारे इंडिया में इतने सारे जो यूनियन टेरिटरीज है, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, इतने सारे यूनियन टेरिटरीज में इनको कौन मतलब कंट्रोल करेगा, इसका कंट्रोल किसके पास होगा, डायरेक्ट क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के लिए बनाएगी तो यूनियन टेरिटरीज पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर पावर शेयरिंग जो किया गया है स्टेट और सेंटर के बीच में, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज हम बहुत इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पावर शेयरिंग है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन हाँ चेंज कर सकते हैं, कैसे, बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इजीली नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी में पास होना चाहिए। अगर कोई बिल आया कि हाँ पावर शेयरिंग को कोई बिल आया कि उसको चेंज किया जाए, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और आधे जितने भी स्टेट है इंडिया में 28 स्टेट है, उसके आधा हाँ कह दे, अप्रूवल हो जाए, तो ही हम चेंज कह सकते हैं। और अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कभी लड़ाई हो जाए कि हाँ सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए, सेंटर कहे मेरे पास ज़्यादा पावर है, स्टेट कहे नहीं मेरे पास ज़्यादा पावर है, तो इसको डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा, जुडिशरी करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अब हम बात करते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतना डिजायर है लोगों का, अलग अलग इंटरेस्ट है, लोग अलग अलग चीज़ चाहते हैं, कैसे लोगों का जो सारा डिजायर है वो पूरा हो रहा है। इंडिया इतना बड़ा वास्ट कंट्री है। चलिए बात करते हैं, पहला हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे पास सबसे पहला एक टेंशन आया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना, यानी कि एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते थे। जैसे कि बॉम्बे था, उसमें मराठी स्पीकर भी थे और गुजराती स्पीकर भी थे, तो हम क्या किए, गुजरात और बॉम्बे को अलग स्टेट बना दिए। तो 1947 में बाउंड्रीज चेंज हो गया था, बहुत सारे न्यू स्टेट्स बने थे, जैसे कि बहुत सारे स्टेट बना था न्यू स्टेट्स, जैसे कि बॉम्बे से हम 2 स्टेट बनाए। बॉम्बे एक अकेले एक प्रोविंस हुआ करता था जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिला हुआ था, तो हम क्या कह दिए, गुजरात और महाराष्ट्र दो एक अलग स्टेट बना दिए, गुजरात गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए और महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोगों के लिए। तो इस लैंग्वेज के बेसिस पे हम क्या किया, स्टेट को डिवाइड किए। सेकेंड, हम कल्चर के बेसिस पे और जोग्राफी यानी कि जगह के बेसिस पे भी स्टेट को डिवाइड किए। जैसे कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, आज भी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है। यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकालने के बाद भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया का। तो क्या हुआ, ज्योग्राफी लैंड के हिसाब से या फिर कल्चर के हिसाब से भी हम क्या किए, नए नए स्टेट बनाए, यानी कि असम से हम नागालैंड को निकाल कर नागालैंड एक अलग स्टेट बनाए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाए और बिहार से झारखंड बनाए। तो कुछ हम क्या किए, इस तरह लैंग्वेज के बेसिस में हम स्टेट बनाए। सेकंड, जो हमारे लीडर्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लैंग्वेज क्या होगा, यानी कि इंडिया का ऑफिशियल या फिर नेशनल लैंग्वेज क्या होगा, ये हमारे लीडर्स बहुत परेशान हो गए थे। तो उस वक्त 40% से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोलते थे, लेकिन और भी अलग अलग लैंग्वेज थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और भी बहुत अलग अलग लैंग्वेज थे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या किए, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाए। अगर नेशनल लैंग्वेज बनाते तो साउथ इंडिया के लोग बुरा मान जाते ना, क्योंकि वो लोग तो हिंदी नहीं जानते, वो लोग तेलुगु, तमिल ये सब यूज़ करते हैं। इस वजह से हम क्या किए, हिंदी को और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, यानी कि जो भी ऑफिशियल वर्क होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, बाकी और कोई लैंग्वेज में नहीं होगा। लेकिन वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको 1960 में जाते जाते स्टॉप कर दिया गया कि हाँ इंग्लिश अब हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ हिंदी होगा। हमने कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं चूज़ किया। इवन आज भी हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और ऐसा गवर्नमेंट ने कहा कि जो स्टेट है उसका अपना अपना लैंग्वेज हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र का मराठी हो सकता है, तो गुजरात का गुजराती हो सकता है, तो सबका अपना अपना लैंग्वेज हो सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, यानी कि शेड्यूल लैंग्वेज क्या होता है, जो
जो हमारे पास टोटल कुल मिला के इंडिया में जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कुल अभी 22 स्केड्यूल लैंग्वेज है। और आप अगर कोई भी एग्जाम देने जाए तो आप 22 लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये था हमारा लैंग्वेज पॉलिसी से हम इस तरह से डील किए, हम नहीं किए, हमारे लीडर्स किए। थर्ड आ जाता है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि क्या रिलेशन है, सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ रिलेशन तो है ना, है। तो 1947 से लेके कांग्रेस का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था, स्टेट में भी था और सेंटर में भी था, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट में भी कांग्रेस रूल कर रही थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी, बहुत सारे और भी लीडर्स आए कांग्रेस के, ठीक है। तो सुप्रीम स्टेट और सेंटर दोनों में किसका डोमिनेशन था, कांग्रेस का डोमिनेशन था। लेकिन 1990 आते आते कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, यानी कि बहुमत नहीं मिलने लगा। जैसे कि आज आप अभी भी देख सकते हो, अभी जो 2024 में जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी वो कैसे बना, वो कोलिशन गवर्नमेंट बना। कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बना कि बहुत सारे स्टेट आए और मिलकर एक अलायंस बनाए और गवर्नमेंट बनाए, यानी कि एनडीए का सरकार बना। ठीक है, एनडीए का सरकार कैसे बना, जैसे कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के जो तेलुगु देशम पार्टी है वो उसको ज्वाइन किए बीजेपी को, तो एक अलायंस बनाया गया। फिर बिहार की जो गवर्नमेंट है वो ज्वाइन किए जनता दल पार्टी, समथिंग कुछ नाम है, तो वो ज्वाइन किए, नीतीश कुमार ज्वाइन किए बीजेपी गवर्नमेंट को, एक अलायंस बनाकर फिर सरकार बनाया गया। तो अब क्या होता है, पहले क्या था कि स्टेट और सेंटर के पास मेजॉरिटी होना था, यानी कि बहुमत से जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो बहुमत के साथ बनता था, ठीक है ना, यानी कि पूरी मेजॉरिटी के साथ बनता था कि हाँ बस कांग्रेस है। लेकिन अब क्या आ गया, 1990 के बाद एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट हो गया है, यानी कि कोई पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिलता था, तो बहुत सारे पार्टी सेंटर में बहुत सारे स्टेट के पार्टी मिलकर एक अलायंस बनाने लगे और गवर्नमेंट को बनाने लगे। इससे क्या होता है कि स्टेट का इन्फ्लुएंस पड़ने लगा सेंटर के ऊपर, यानी कि जो स्टेट है उसका ऑटोनॉमी पावर भी बढ़ गया, क्योंकि वो अलायंस बनाया किसके साथ, जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके साथ, और एक सरकार बनाया, ठीक है। तो इस तरह से सेंटर स्टेट का रिलेशन चेंज हुआ। शुरू में सेंटर स्टेट का रिलेशन कुछ अच्छा खासा नहीं था, क्योंकि सेंटर स्टेट दोनों में ही कांग्रेस रूल कर रहा था, और अगर कोई स्टेट में अगर कांग्रेस रूल नहीं कर रहा था तो उसमें भी जो कांग्रेस है वो अपना इन्फ्लुएंस डालता था, कि अपना पावर डालता था। यानी कि अगर कुछ जैसे कोई अगर दूसरा पार्टी का कोई स्टेट में हो तो कांग्रेस उसके ऊपर अपना पावर डालता था कि तुम ये उस पार्टी को ही हटा देता था, यानी उस गवर्नमेंट को ही गिरा देती थी, ठीक है। चलिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री। इंडिया का जो उत्तर प्रदेश स्टेट है वो रशिया से भी बड़ा है, और महाराष्ट्र जो स्टेट है वो जर्मनी कंट्री से ही बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 टीयर हम लोग से नहीं चलने वाला था, यानी कि सिर्फ सेंटर और स्टेट में अगर हम पावर बांट देंगे तो फिर भी हमारा देश अच्छे से नहीं चल रहा था, अच्छे से रन नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, 1992 में एक बहुत सारे स्टेप्स लिए, यानी कि सेंटर और स्टेट का पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट में दे दी। लोकल गवर्नमेंट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक विलेज, यानी कुछ 2 टाइप का लोकल होता है, एक होता है बहुत ज़्यादा गाँव, एक थोड़ा शहर तरह होता है। तो विलेज में पंचायती राज हमने स्टैब्लिश कर दिया, और अर्बन यानी थोड़े शहर एरिया में लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटीज एस्टैब्लिश कर दिए। तो 1992 में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है समझिए पहले, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सेंटर के पास पावर होगा, यानी सेंट्रलाइज्ड भी कहते हैं उसको, जहां पे सिर्फ सेंटर के पास पावर होता है उसको हम क्या कर दिए, डिसेंट्रलाइज कर दिए, यानी कि स्टेट के पास भी पावर दे दी और उससे ज़्यादा बढ़कर लोकल के पास भी पावर दे दिए। लेकिन ऐसा करने का रीज़न क्या था, हमें क्यों करना था, तो देखिए लोकल लेवल में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, सैनिटेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, रोड नहीं बनाया जा रहा था, गाँव में रोड नहीं बनाया जा रहा था। अब क्या स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो गाँव तो जाकर देख नहीं रहे थे कि कौन से गाँव में रोड है, कौन से गाँव में हॉस्पिटल है, कौन से गाँव में एजुकेशन खराब है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था लोकल लेवल में। जो लोग हैं लोकली जो लोकेलिटीज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो खुद जानते हैं कि उनका प्रॉब्लम क्या है, कैसे उस समस्या से वो हल कर सकते हैं, इस वजह से कि वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि लोकल में अगर पावर दे देंगे तो वो अपने लिए खुद फैसला ले सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो नीचे जो लोकल लेवल में जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो अपने आप को और अच्छा महसूस करेंगे, और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। तो इससे जो हमारा डेमोक्रेसी है वो और स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। तो 1992 में हम कुछ स्टेप्स लिए। पहला स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, चेंज किया गया, 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते क्या क्या चेंज किया गया। तो ये चेंज किया गया कि पहले हमारे पास सिर्फ सेंटर और स्टेट था, तो अब हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी होगा। पहले सेंटर के पास एक गवर्नमेंट था और एक स्टेट गवर्नमेंट था, अब हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होगा। रेगुलर इलेक्शन किया जाएगा। कौन इलेक्शन करवाएगा, ये स्टेट का इलेक्शन के जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करवाएंगे इलेक्शन, किसका, लोकल गवर्नमेंट का। उसके बाद कुछ सीट रिजर्व कर दिया गया एसटी एससी और कुछ महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया, यानी कि 33% सीट किसके लिए रिजर्व किया गया, महिलाओं के लिए। स्टेट शेयर करेगी पावर और रेवेन्यू किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, यानी कि पहले सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर लोकल है। तो सेंटर स्टेट, तो स्टेट अपना जो रेवेन्यू है, अपना पावर है, किसके साथ शेयर करेगी, लोकल के साथ। लोकल में कौन, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज। अब हम समझते हैं 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट को।
तो हमने क्या किया, स्टेट का पावर को लेकर हमने लोकल में दे दिया। किसे दे दिया? पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज को। 73rd अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट मतलब चेंज होता है, जो हमने कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो मैं कह रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया, यानी चेंज किया गया। तो 73rd और 74th। पहला हो गया म्यूनसिपैलिटीज, यानी सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत, यानी गांव विलेज के लेवल में सबसे पहला क्या होता है? ग्राम पंचायत। उसका हेड कौन होता है? सरपंच, यानी हम जो कहते हैं ना पंच बैठा है, वही है ग्राम पंचायत। इसमें इलेक्टेड बॉडीज होता है, इसका हेड कौन होता है? सरपंच। बहुत सारे गांव के ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायत समिति बनाते हैं। उसे हम ब्लॉक भी कहते हैं और मंडल भी कहते हैं। कहते हैं ना कि आज हम ब्लॉक गए थे, आज हम ब्लॉक गए थे, ब्लॉक में ये काम था। तो बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती है? पंचायत समिति। और बहुत सारी पंचायत समिति मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाती है? जिला परिषद। जिला परिषद में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कभी कभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, कभी कभी लोकसभा के मेंबर्स भी होते हैं। तो जिला परिषद, यानी कि इसका हेड कौन होता है? जो कलेक्टर हम कहते हैं ना, कलेक्टर है, आईएएस है, ठीक है ना, चेयरमैन कलेक्टर है, आईएएस है, वो जिला परिषद का हेड होता है। तो बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती है, और पंचायत समिति बहुत सारे गांव की पंचायत समिति मिलकर क्या बनाती है? जिला परिषद। ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यूनसिपैलिटीज के बारे में। तो म्यूनसिपैलिटीज में पहले नगर पंचायत होता है। बहुत सारे नगर मिलकर क्या बनाते हैं? नगर पंचायत बनाती है। फिर बहुत सारी नगर पंचायत मिलकर म्यूनसिपल काउंसिल बनाती है, काउंसिल बनाती है। और बहुत सारे म्यूनसिपल काउंसिल मिलकर क्या करती है? एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाती है, यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाती है। और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल में क्या होता है? इलेक्टेड बॉडी होता है। ये सब क्या करेगी? लोकली जो प्रॉब्लम है लोगों का वो सॉल्व करेगी, ठीक है। और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उसका ऑफिसर कौन होगा? मेयर, ठीक है। जो एमसी कहते हैं हम, कि एमसी कहते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसका हेड कौन होगा? उसका ऑफिसर कौन होगा? मेयर। तो हम देख सकते हैं कि अभी तक से लेकर, अभी तो आपकी बुक का रिकॉर्ड थोड़ा पुराना है एनसीईआरटी का, लेकिन अभी और बढ़ चुका है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से 36 लाख से भी ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। किसमें? पंचायती राज में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, यानी कि लोकल गवर्नमेंट अच्छा से अच्छा इंक्रीज कर रहा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। तो हम देख सकते हैं कि लोकल में अगर हम पावर को डिवाइड कर दिए तो लोग अच्छे से सक्षम हो चुके हैं, और लोग अपने लिए अच्छे से अपना इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं, उनके गाँव में क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So that is it for today. I hope you like this video. Have a great day. Jai Hind.